So, good morning, everyone. Okay, so today we have some different persons joining the group. Okay, nice. Rahul is here. Sanjay. Okay. Okay, Meena ji, you know to hai. Okay. So, good morning, everyone. So, welcome. I welcome you all on the another beautiful session of welding. पहले मुझे ये बता दीजिए, मेरी आवाज आपको आ रही है? Am I audible? Okay. Yeah. So the thing is कि today we are going to restart the welding topic जो हमने पिछले last week जो एक lecture लगाया था. So today we are back after so many days, couple of days के बाद हम फिर से welding पे आए हैं. So I hope आपके तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी and हमेशा ही मैं आपको आने से क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलता हूँ कि भैया दबा के तैयारी करो, टाइम दो, ठीक है, सो दैट कि यू शुड बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. क्वेश्चंस लगाओ, पेपर करो अच्छे से, ठीक है. आपकी एक हैबिट बन जानी चाहिए क्वेश्चंस को निकालने की, है ना, कि भाई अच्छा मैं 20 मिनट में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, तो एक स्पीड बन जाती है. एक माइंडसेट वैसा डेवलप करो कि हाँ यार, आई एम गोइंग टू अपीयर इन सो एंड सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो मेरा एक पर्टिकुलर माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम फॉर्मेट से कि मैं इसके लिए सीरियस हूँ, ठीक है. So give your full dedication to your studies because ultimately यही आपका साथ देंगी, बाकी कोई नहीं देगा. मेरे से लिखवा लीजिए आप, आपका साथ आपकी पढ़ाई, आपकी ये नॉलेज और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के बाद के रिजल्ट्स, यही सब देंगे और कोई साथ नहीं देगा, ठीक है. तो अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगा दीजिए और क्लासेस अटेंड करिए. ओके, सो मैं वापस से डिस्कस करता हूं कि हमने जो लास्ट टाइम वेल्डिंग देखा था, हमने वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ, बेसिकली हमने वेल्डिंग की डेफिनेशन देखी थी, द डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग्स. उसके बाद क्लासिफिकेशन देखी थी कि कौन कौन से टाइप्स में कौन कौन सी वेल्डिंग्स आती हैं, प्रोसेसेस देखे थे, फिर कुछ और छोटी मोटी चीजें देखी थी. सो उसके बाद फिर हमने हाँ, आर्क के बारे में काफी कुछ पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्क क्या होता है. फिर हमने एक इक्वेशन डेवलप की थी जिसमें हमने ये देखा था कि वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे निकालते हैं. अगर आर्क लेंथ बढ़ जाती है तो वोल्टेज नीचे कम हो जाती है और ड्रॉप बढ़ जाता है, ये भी हमने देखा था. और एक इक्वेशन लिखी थी आर्क लेंथ और वोल्टेज की फॉर्म में, ठीक है. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. प्रोसेसेस डिफरेंट, जितने भी प्रोसेसेस हैं वेल्डिंग के, जैसे कास्टिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस हमने अलग अलग किए थे, उन सब वेल्डिंग के प्रोसेसेस को स्टडी करने से पहले देयर आर वेरियस थिंग्स और वेरियस टर्म्स जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है. अदरवाइज मैं डायरेक्टली आपको वेल्डिंग प्रोसेसेस करवाऊंगा तो वो टर्म्स उनके बीच में यूज होंगी या वो चीजें, वो टॉपिक्स या वो कंसेप्ट उसमें यूज होंगे तो वो फिर समझ नहीं आते हैं, ठीक है. कि बी पोलैरिटी क्या चीज है, इलेक्ट्रोड क्या चीज है, फ्लक्स क्या चीज है, किस में कौन सी चीजें यूज होती हैं, ठीक है, और कौन सी कोटिंग यूज होती है, और भी बहुत सी चीजें हैं कि भाई अगर थिक रॉड है तो कौन सी वेल्डिंग चाहिए, या एसी पोलैरिटी क्या होता है, डीसी क्या है. ये जो सारा का सारा मेन जो है ना क्रक्स है, सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, आज हम वो डिस्कस करेंगे दोनों लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. सो दैट कि जब हम कल का लेक्चर या आने वाला जो भी लेक्चर देखें उसमें यू शुड बी इन ए पोजीशन कि हाँ भी अब मैं वेल्डिंग से रूबरू हूं, मुझे सारी टर्म्स पता है, मुझे ये पता है कि भाई स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होती है, मुझे ये पता है रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है, मुझे ये पता है कि मेरे को बेसिक आइडिया हो गया है कि भाई आर्क कैसे जनरेट होती है, ठीक है, आर्क लेंथ और उसके बीच में क्या रिलेशन है, या अगर मैं ये वाली पोलैरिटी इस टाइम पर यूज करूंगा तो मेरे को क्या दिक्कत आएगी, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मेनी थिंग्स
जब आप इस पोजीशन में हो जाएंगे तो वेल्डिंग प्रोसेसेस तो बड़ी आराम से वो समझ में आएंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हर एक प्रोसेस का अपना एक जो वेल्डिंग टेक्निक है उसका एक अपना प्रोसेस है। मान लो मैं समझ डार्क वेल्डिंग, मैं आपको समझ डार्क वेल्डिंग करा रहा हूँ, आपको ये पता है कि वेल्डिंग में सारी चीजें क्या है, उसके बाद तो प्रोसेसेस ही हैं, वो तो आप समझते जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। लेकिन जो मेन अंडरस्टैंडिंग और जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे आज के लेक्चर में कवर होंगे दोनों हाफ्स में। इसको हम आराम से चलेंगे क्योंकि ये बेस है आपका, ठीक है। वंस यू आर स्ट्रॉन्ग इन द बेस देन आपको प्रोसेसेस समझने में दिक्कत नहीं आएगी, और इससे क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप हेडिंग डाल लीजिए, हमने शुरू करना है ठीक है। वी आर हियर टू स्टार्ट विद अ टॉपिक नेम्ड एज पोलैरिटी। सो टॉपिक का नाम डाल लीजिए पोलैरिटी। आराम से देखेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे कवर होती हैं, ठीक है, सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हों। और कल को आपसे कोई पूछे कि भी वेल्डिंग क्या चीज है, सो यू शुड बी इन अ पोजीशन कि हाँ भैया मेरे को पता है वेल्डिंग क्या है, उसमें ये पोलैरिटी किस लिए यूज है, रटना नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, अब बात करते हैं पोलैरिटी की। पोलैरिटी, अगर आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा हो कि भाई पोलैरिटी क्या चीज है, हमने पढ़ी भी है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सभी को पता होता है। पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि भाई मैं, एक मेरा इलेक्ट्रोड है, वैसे तो दोनों ही इलेक्ट्रोड होते हैं, मैंने आपको बताया था भी इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज दिया होता है। उसमें से एक चीज को हम इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, एक चीज को हम बेस मटेरियल या जो हमने पार्ट को वेल्ड करना है वो बोल देते हैं, ठीक है, वर्कपीस या बेस मटेरियल बोल। सो अब पोलैरिटी क्या चीज है कि आपने कौन से इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव दिया है, कौन से इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव दिया है, मतलब कि आपने किस चीज को क्या साइन दिया है या क्या चार्ज दिया है या क्या सप्लाई दिया है, उसका मतलब होता है पोलैरिटी। पोल्स, पॉजिटिव पोल्स, नेगेटिव पोल्स। आप मैग्नेट के पोल्स देखते हैं, कुछ और देखते हैं, हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल पोलैरिटी पढ़ते हैं हम। तो इसका लिटरल मीनिंग ये है आसान भाषा में कि भाई अगर आपके पास एक वर्कपीस है और एक आपने जो मटेरियल बेस मटेरियल जिसको आपने उसके साथ वेल्ड करना है, सॉरी, एक आपके पास इलेक्ट्रोड है और एक आपके पास जो बेस मटेरियल है जिसको आपने वेल्ड करना है, उन दोनों में से किस पे आपने क्या चार्ज दिया, किसको पॉजिटिव बनाया, किसको नेगेटिव बनाया। अब आप किसी को भी पॉजिटिव बना सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। नंबर वन, जिसको पॉजिटिव बनाएंगे तो दूसरे को ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव बनाएंगे, पोलैरिटी चेंज करेंगे, डिफरेंट पोलैरिटी यूज करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि आप किसको पॉजिटिव बना रहे हैं किसको नेगेटिव बना रहे हैं, पोलैरिटी की डेफिनेशन बदल जाती है। आपके हाथ में है, आप चाहे वर्कपीस को पॉजिटिव कर लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर लीजिए, लेकिन जिसको पॉजिटिव करेंगे या जो भी जिसको नेगेटिव करेंगे उसके हिसाब से उसकी एक डेफिनेशन बन जाती है कि भाई अगर मैं इसको पॉजिटिव करूं इसको नेगेटिव करूं तो ये एक, इस पोलैरिटी का नाम ये है, इसको पॉजिटिव करूं इसको नेगेटिव करूं तो उस पोलैरिटी का नाम ये है। और वो नाम कैसे दिए गए हैं कि भैया जैसे जैसे उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि भाई दो टाइप की पोलैरिटीज हम देखते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी, एक को बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। अब मैं पहले थोड़ा सा लिखता हूं फिर देन आई विल डिस्कस विद यू, साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सो इसको साथ साथ में लिखते भी रहिए सो दैट कि आपका एक वो बन जाए, ठीक है। सो पोलैरिटी मींस यू कैन सिंपली अगर आपने लिखना है, सो पोलैरिटी मींस कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बेसिकली चार्ज यू हैव गिवन टू द इलेक्ट्रोड, ओके। सो नाउ द टाइप्स ऑफ पोलैरिटीज की अगर मैं बात करूं, सो द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। ये मैं टेबल की फॉर्म में हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और ये डिफरेंस लंबा रहेगा 2 पेज का क्योंकि इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स, काफी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सो ये बेस है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमने जो है चीजों को बड़े अच्छे से डिस्कस करना है, ओके, ठीक है। अदर वन इज रिवर्स पोलैरिटी।
रिवर्स पोलैरिटी। सो ये दो तरीके की पोलैरिटी हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक का नाम है स्ट्रेट पोलैरिटी, एक का नाम है रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। अब किसका क्या नाम है और क्यों ऐसा नाम दिया गया उसके पीछे भी लॉजिक है। अब स्ट्रेट पोलैरिटी को हम एक और तरीके से लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं, या इसको कई बार बोला जाता है डायरेक्ट करंट। अगर मैं इसका पहला पॉइंट ही लिख दूं, चलो इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ओनली आई विल डिस्कस दिस वन। द फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस कैटेगरी कम्स इज कि इसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। मैं स्ट्रेस दे रहा हूं कुछ वर्ड्स पे। और ये तेजवीर जी ज्वाइन किए हैं, कुछ इशू है तेजवीर? वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, सो द पॉइंट इज कि इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, या इसको वैसे भी लिखते हैं DCEN, ये ओके। इसको आप लिख सकते हैं कि भाई इसको और क्या बोला जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक है। और आप इसको क्या कह सकते हैं, DCEN। अब ये क्या चीज है हम डिस्कस करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज का मतलब है, ठीक है, ओके। ठीक है। सो अब मैंने यहां पर लिखा है कि भाई स्ट्रेट पोलैरिटी में सबसे पहली चीज मैंने लिखी है कि इसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अब देखो मैंने यहां पे सबसे एक पहले दो टर्म्स यूज करी हैं, डायरेक्ट करंट। करंट जहां तक आपको ध्यान है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि भैया एक सप्लाई होती है डीसी सप्लाई, एक सप्लाई होती है एसी सप्लाई। ये तो हम पढ़ते ही हैं कि भाई एक को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एक को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल देखें, मैं आपको रफली वैसे सॉरी एक बार अगर मैं वैसे ही आपको हिंट दूं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट की एक पूरी साइकिल ना, ठीक है, जब भी एसी करंट होता है ना, एसी का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब वो चेंज हो रहा है बार बार, हर ऑल्टरनेट साइकिल में वो चेंज हो रहा है। ये एक पूरी साइकिल है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द कंप्लीट साइकिल। इस कंप्लीट साइकिल के दो हिस्से हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। अब जब ऑल्टरनेटिंग करंट हम सप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर पोलैरिटी जो है एक पूरी साइकिल के अंदर चेंज होती है, कभी वो पॉजिटिव हो जाती है, कभी वो नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि एक बारी कभी वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है, कभी वर्कपीस पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, कि भाई वो ऑल्टर कर रहा है, चेंज हो रहा है एक पूरी कंप्लीट साइकिल में। लेकिन वेयर एज ऑन द अदर साइड, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा था। Whereas on the other side, सेकंड जो करंट हमारे पास सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, कि भाई या तो वो डायरेक्ट करंट की दो जो है डेफिनेशंस होंगी, या तो वो स्ट्रेट पोलैरिटी में आएगा या वो रिवर्स पोलैरिटी में आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा या इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा। आप समझ रहे हो, करंट तो डायरेक्ट ही है, ठीक है। एसी करंट मैंने अभी नहीं लिया, मैं बात कर रहा हूं ये जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलैरिटीज जब डिफाइन की जाती है ना, या स्ट्रेट पोलैरिटी या रिवर्स पोलैरिटी, वो डायरेक्ट करंट के लिए की जाती हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में तो भैया एक ही साइकिल में कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए एक पोलैरिटी आपकी फिक्स नहीं है। जहां पर आपकी एक पोलैरिटी फिक्स ही नहीं है, मैं वहां पे उसको डेफिनेशन दे ही नहीं सकता कि भाई ये स्ट्रेट पोलैरिटी है या रिवर्स पोलैरिटी है। वो तो पोलैरिटी अपनी चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। लेकिन इन पूरे साइकिल में जहां पर डायरेक्ट करंट की बात आती है, आपकी पोलैरिटी फिक्स रहेगी, या तो वो
स्ट्रेट पोलैरिटी होगी या रिवर्स पोलैरिटी होगी। अब वो है क्या, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट समझ आया कि भाई डायरेक्ट करंट क्यों लिखा गया और अल्टरनेटिंग क्यों नहीं लिखा गया। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं मेरे को बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं कि स्ट्रेट और रिवर्स में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बट इनिशियली द पॉइंट शुड बी क्लियर व्हाई दिस डायरेक्ट करंट हैज बीन मेंशन्ड ओवर देयर, नॉट अल्टरनेटिंग करंट। दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर। ये संजय आपने वाई लिखा है कि यस लिखा है? कम ऑन यार, हरिया फिर मेरे को आगे चलना है, ठीक है। ओ यार, ओ माय गॉड यार, वाई मीन्स मुझे नहीं पता था संजय, आप उसको वाई को यस भी लिखते हैं कई बार, आजकल तो चाल चलन है बड़ा कि वाई WHY वाई को भी वाई लिख देते हैं ना, तो मेरे को लगा आप शायद वो भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब हमेशा यस ही होता है। एनीवेज, सो द थिंग इज कि ऑल्टरनेटिंग करंट यहां यूज नहीं हो रहा और डायरेक्ट करंट यूज हो रहा है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कि अब हमें डिफरेंस देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी इसकी कि भैया इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहेगा। चलो जी, मैंने लिख तो दिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है और एक मेरे पास यहां वर्क पीस है या बेस मटेरियल है, ठीक है। सो दिस इज माई इलेक्ट्रोड, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, दिस इज माई इलेक्ट्रोड एंड दिस इज माई बेस मटेरियल। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि भाई साहब इलेक्ट्रोड को नेगेटिव करना है तो चलो जी नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देते हैं। बेस मटेरियल को क्या करना है? पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव मटेरियल को, मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो ऑब्वियसली दूसरा तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके की अगर पोलैरिटी है तो उसको मैं स्ट्रेट पोलैरिटी बोलता हूं। अब इसमें क्या चीजें हैं हम देखते हैं आराम आराम से, ठीक है। सिर्फ अभी इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रोड नेगेटिव के हिसाब से मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया कि भाई इसका डायग्राम का मतलब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोड को नेगेटिव चार्ज दिया गया और ऑब्वियसली जो दूसरी चीज है उसको पॉजिटिव देना ही पड़ेगा। अब इसका प्रोसेस क्या है वो भी डिस्कस करते हैं, उससे पहले यहाँ पे लिख लें कि रिवर्स पोलैरिटी को हम बोलते हैं, सॉरी इसमें 1 नंबर है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ओके। या इसको मैं लिख सकता हूं DCEP, ठीक है जी। अब वैसे ही इसका डायग्राम अगर मुझे बनाना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट मेक एन इलेक्ट्रोड, ये सर उस एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड है, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक सामने से लाइन डायग्राम शो कर रहा हूं। And this is a workpiece. So what I need to do, I just need to make this electrode as positive. We'll move step by step. And this workpiece has obviously वो negative हो जाएगा. This is the base material. Okay. ठीक है। सो अब क्या है, ओके। सो नाउ द थिंग इज कि अब आपको यहां इसमें डिफरेंस समझना है। सबसे पहले तो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अभी जब भी आप वेल्डिंग करते हैं ना
जब भी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते टाइम हीट जनरेट होती है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि भाई जितनी हीट जनरेट होती है ना वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान करते टाइम पर या प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली, उसमें से मैक्सिमम हिस्सा बेसिकली किस पे जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो 100 वॉट हीट जनरेट हो रही है ड्यूरिंग वेल्डिंग या प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका 100 का 66% या 2/3 ऑफ हीट जो है वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगी, ठीक है। ये थंब रूल है डीसी करंट के लिए। एसी के लिए रूल नहीं है, एसी के लिए 50% 50% का रूल है, क्योंकि उसकी 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव रहती है। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे भी और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे भी बराबर प्रोड्यूस होती है। लेकिन डीसी करंट के लिए ये स्पेशली थंब रूल है कि भाई अगर टोटल वेल्डिंग जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान जो हीट जनरेट हो रही होती है उसका टोटल हीट का 2/3 पार्ट यानी कि 66% बोल लो, 2/3 पार्ट किसका, टोटल हीट जितनी जनरेट हो रही है, मान लो 100 वॉट हीट जनरेट हो रही है तो उसमें से 66 पॉइंट कुछ 66 वॉट मोटा मोटा कह लो, वो कहां पर जनरेट होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। अब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता, पॉजिटिव पार्ट पे कह लो, इलेक्ट्रोड वर्ड यूज करूंगा, पॉजिटिव पार्ट पे। वो पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है, बेस मेटल भी हो, ये मटेरियल भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, ठीक है। मैंने तो ये थंब रूल दे दिया कि भाई साहब वेल्डिंग के दौरान जितनी हीट जनरेट होती है टोटल हीट, उसका 2/3 पार्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा और उसको मेल्ट करेगा, ठीक है। अब वो पॉजिटिव क्या है, वो जैसी पोलैरिटी है वैसा पॉजिटिव है। स्ट्रेट पोलैरिटी में पॉजिटिव क्या है, वर्कपीस। रिवर्स पोलैरिटी में पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मैं अगर आपको 2 पॉइंट्स भी लिखवाऊं, ठीक है, वो 2 पॉइंट्स लिखवाता हूं पहले नेक्स्ट पेज पे और फिर इस पेज पे वापस आते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले जो सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, या मैं अगर इस जस्ट अ सेकंड, आई डोंट वांट टू बेसिकली, मैं जस्ट सिंपली पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा हूं। कुछ इसी के बीच में कुछ लाइंस हैं, या आप कहीं अलग से भी लिख सकते हैं, सम पॉइंट्स रिगार्डिंग पोलैरिटी, ठीक है ना। पॉइंट्स रिगार्डिंग पोलैरिटी। अब इसमें पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भाई साहब आपका ये चीज जो है दिस इज वैलिड ओनली फॉर, पहले तो पॉइंट लिख लो कि भाई ये पोलैरिटीज का कंसेप्ट जो है ओनली फॉर डीसी करंट के लिए, कि स्ट्रेट पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी। डायरेक्ट करंट की बात करूंगा। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ऐसी पोलैरिटीज नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पर पोलैरिटी हर टाइम पर हर हाफ साइकिल में चेंज हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन वेल्डिंग जो मैं आपको बात कह रहा था वो पॉइंट क्या है कि वेल्डिंग के टाइम पे आउट ऑफ टोटल हीट जनरेशन, आउट ऑफ टोटल हीट जनरेशन, टू बाय थर्ड या 2/3 या कह लूं 66% मोटा मोटा 2/3 या 66% ऑफ किसकी, टोटल हीट का 2/3 हिस्सा इज जनरेटेड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव पार्ट लिख लो, दैट मे बी इलेक्ट्रोड, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। वो पॉजिटिव पार्ट मे बी इलेक्ट्रोड भी हो सकता है
और वो बेस मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द रिमेनिंग 1/3 पार्ट ऑफ टोटल हीट जनरेशन, हीट प्रोड्यूस लिख लो, जनरेट हो रही है, समझ में आना चाहिए। जनरेशन विल बी एट, वो कहां पे रहेगा, नेगेटिव पार्ट। वो भी कोई भी हो सकता है, वो नेगेटिव पार्ट, जब एक चीज डिफरेंट है तो वो अपने आप ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और अनदर पॉइंट, एक पॉइंट और है कि भैया एक ये भी थंब रूल है कि जहां पर हीट ज्यादा जनरेट होगी, यहां पर खुद सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जहां पर हीट ज्यादा जनरेट हो रही है, मान लो 100 वॉट मेरे पास टोटल वेल्डिंग के दौरान हीट प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, उसका 66% या 66 वॉट जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आता है, ये थंब रूल कहता है। अब खुद सोचो कि भैया जहां पर ज्यादा हीट आ रही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव पार्ट पे, रादर आई एम सॉरी, पॉजिटिव पार्ट पे, तो जहां पर हीट ज्यादा जनरेट हो रही है वहां पर मेल्टिंग भी अच्छी होगी। जहां जो चीज कम हीट जहां पर प्रोड्यूस हो रही है वहां पर मेल्टिंग कम होगी। भाई ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जहां आप हीट ज्यादा डाल रहे हो या जहां पर हीट ज्यादा आ रही है वो पार्ट ज्यादा मेल्ट करेगा, और जहां पर हीट की मात्रा कम है वहां पर मेल्टिंग कम है। ठीक है, सो ये पॉइंट और लिखो, वेयर एवर ये भी मैं क्यों लिख रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है अभी विल डिस्कस इन कि भाई डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी में कैसे यूज होंगे और रिवर्स पोलैरिटी में कैसे यूज होंगे। वेयर एवर मोर हीट प्रोड्यूसेस, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या है, इज प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब यह है कि भाई साहब वहां पर मोर मेल्टिंग वहां ज्यादा होगी, एज सिंपल एज दैट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, दिस इज ओनली फॉर डायरेक्ट करंट। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आउट ऑफ टोटल हीट जनरेशन में से 2/3 हिस्सा आपका कहां जाएगा, 2/3 पार्ट आपका किस पे जाना है, पॉजिटिव पार्ट पे। ओके, एंड द रिमेनिंग 1/3 पार्ट कहां जाएगा, नेगेटिव पार्ट पे। वो पार्ट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकते हैं, दैट मे बी इलेक्ट्रोड, दैट मे बी वर्कपीस। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। अब आ जाओ वापस इसी पे। ठीक है, सो नाउ द पॉइंट इज कि भैया मैंने कह दिया कि मैंने इस केस के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेट पोलैरिटी में मैंने क्या बोला है कि मेरा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, और जब एक चीज नेगेटिव है तो दूसरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या लिखवाया अभी कि जो चीज पॉजिटिव है, टोटल हीट जनरेशन जब हीट प्रोड्यूस हो रही है वेल्डिंग के दौरान पे, तो टोटल हीट का 2/3 पार्ट या मैक्सिमम पार्ट कह लो या 66% कह लो, वो कहां पर जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव पार्ट पे। तो इस वाले केस के अंदर पॉजिटिव पार्ट क्या है, बेस मटेरियल। तो भैया 2/3 हीट कहां जाएगी, 2/3 हीट जो है ऑफ टोटल हीट कहां जाएगी इस केस में, वो जाएगी भाई साहब आपके वर्कपीस पे, या फिर कह लो बेस मटेरियल पे जाएगी। अब जब आपके पास हीट जहां जिस पोर्शन पे हीट ज्यादा जाएगी और जो बच गई वो कहां पर, इलेक्ट्रोड पे कितनी जाएगी, वहां पर जाएगी वो 1/3।
1/3 पार्ट, ये लो जी, हो जाएगी इस इलेक्ट्रोड पे। 2/3 पार्ट टोटल हीट का जाएगा मटेरियल के ऊपर। ठीक है जी। अब मैंने आपको ये पॉइंट एक और बताया कि जहां पर हीट ज्यादा जाएगी वहां पर मेल्टिंग भी ज्यादा होगी, वो पार्ट मेल्ट करेगा। जहां हीट नहीं जाएगी वो पार्ट कंज्यूम नहीं होगा या वो पार्ट मेल्ट नहीं होगा। तो भैया इस केस के अंदर आपका जहां पर आपकी पोलैरिटी स्ट्रेट पोलैरिटी है, तो आपका जो बेस मटेरियल है या जो आपका वर्क पीस है, वहां पर हीट जो है कंसंट्रेट या ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा आ रही है। ज्यादा आ रही है तो इस बेस मटेरियल को ज्यादा मेल्ट करेगी, तो यहां पर मेल्टिंग, मोर मेल्टिंग, यहां पर ये चीज यानी कि इस केस के अंदर बेस मटेरियल हमारा मेल्ट करेगा, मोर मेल्टिंग या ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है बेसिकली। और जहां पर हीट हमारी कम जनरेट हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रही है, वो पार्ट हमारा कम कंज्यूम होगा, या ऐसे कह लूं कि बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं होगा, कम कंज्यूम होगा। तो इस केस में मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर भाई साहब देखो 1/3 पार्ट जो है या 33% जो है हीट आती है टोटल हीट की, और 66% यहां आती है जी। तो जहां पर ज्यादा हीट आती है वो वाला पार्ट ज्यादा मेल्ट करेगा, जहां पर हीट कम आती है वो पार्ट कम मेल्ट करेगा। तो इस केस के अंदर जहां पर मेरा स्ट्रेट पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, स्ट्रेट का मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो जहां पर मेरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उस पर हीट आती है 1/3 पार्ट। ठीक है, तो वहां पर मेल्टिंग कम होगी। तो यहां पर भैया क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि इस तरीके की जब मेरे को वेल्डिंग स्ट्रेट पोलैरिटी मैं कब यूज करूंगा या कब चूज करूंगा, जहां पर मेरी ऐसी एप्लीकेशन होगी या जहां पर मैं ये चाहता हूं कि भाई साहब मेरा इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम कम हो या बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, कम से कम कंज्यूम हो, तो उसको बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, इसी को ही बोलते हैं। क्योंकि यहां पर आपका इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा या बहुत कम हो रहा है। ठीक है, सारी की सारी आपकी हीट वो कहां आ रही है, किस किस लिए लग रही है, किसको वेल्ड करने में लग रही है, या कहां पर हीट जनरेट हो रही है, किसकी मेल्टिंग हो रही है, वर्क पीस की। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि भाई साहब यहां ये जो है आपकी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव वो वाली पोलैरिटी है, इसको बोला था कि स्ट्रेट पोलैरिटी है। और स्ट्रेट पोलैरिटी है इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। इलेक्ट्रोड को नेगेटिव मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई साहब मेरा इलेक्ट्रोड मेल्ट ना करे। तो जो चीज नहीं मेल्ट करेगी, नहीं कंज्यूम होगी, उसको मैं बोलूंगा कि भैया दिस इज नोन एज, हाँ जी संजय जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होंगे या जो भी हैं, वंस आज आप मेरे ख्याल से यूर द फर्स्ट टाइम आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है। ठीक है, सो हमारा सिस्टम ये है संजय, या बाकी सबके लिए भी, कि व्हेनेवर आई एम डिस्कसिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक, सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट, मुझे फ्लो के साथ जाने दिया करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी मैं जब आपसे पूछूं, जब आपकी बारी आए कि भी यहाँ जब मैं आपसे पूछूं कि आपके कोई डाउट्स हैं, तब आप बिल्कुल पूछिए। ओके, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि मैंने इलेक्ट्रोड नेगेटिव दिया स्ट्रेट पोलैरिटी में, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मैंने इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो है इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूम ना हो, कंज्यूम ना हो या कम कंज्यूम हो, और मेरी सारी के सारे जो बेस मटेरियल है वो जो है उस पर हीट प्रोड्यूस हो या वो मेल्ट हो। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे अभी यहीं डिस्कस करता हूं, फिर हम लिखेंगे। अब खुद बताओ। ठीक है, और इसका पॉइंट यहां भी लिख ले, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी खड़े तो हैं। ठीक है, सो द पॉइंट इज, इसमें अब अगर मैं बात करूं दूसरी साइड आ जाऊं, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला दूसरे केस में मैंने कहा कि दिस इज अ रिवर्स पोलैरिटी, मींस करंट मेरा डायरेक्ट है, वो तो मैंने पहली क्लैरिटी दे दी आपको। अब इलेक्ट्रोड यहां पे मैंने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है आपका, मैंने यहां पे आपके इलेक्ट्रोड को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, मैंने आपके इलेक्ट्रोड को यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहां पे देखो। ठीक है, जब मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हो, इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल मेरा वो टर्मिनल है जहां पर मेरी सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वेल्डिंग के टाइम पे। ठीक है, तो मेरा 2/3 हिस्सा जो है, 2/3 पार्ट किसका, टोटल हीट का, वो कहां पर प्रोड्यूस होगा या जनरेट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे इस बार बैठा कौन है, इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मेरी हीट यहां इस केस के अंदर कहां पर जनरेट होगी, इलेक्ट्रोड के ऊपर।
ठीक है, और जो बच गई रिमेनिंग 1/3 ऑफ टोटल हीट वो हो जाएगी आपकी बेस मटेरियल के ऊपर जी। ठीक है जी, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट कि भाई मैंने एक में तो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव दे दिया, एक में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव दे दिया। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब इस केस में मैं चाह रहा था कि मेरा वर्क पीस जो है वो ज्यादा मेल्ट करे। मैं चाहता था कि मेरा इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम ना हो, मैं चाहता हूं ये चीज, ठीक है, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन ऐसे है, मैं आपको बताता हूं अभी। इस केस में मैं चाहता हूं कि भाई साहब मेरा जो है ज्यादा हीट इलेक्ट्रोड के ऊपर आए और इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो ड्यूरिंग वेल्डिंग के टाइम पर। मैं जब दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरा जो है इलेक्ट्रोड की जो सिलेंडर के इलेक्ट्रोड है, जो वायर उसकी फॉर्म में है, फिलामेंट उसकी फॉर्म में है, सॉरी सिलेंडर की फॉर्म में, एक तरीके से रॉड की फॉर्म में है, तो वो वेल्डिंग के टाइम पर वो मेल्ट होता रहे। तो मैं यहां पर ऐसा चाहता हूं कि मेरा वो मैं जब मेरे को ऐसा मैं जब ये चाहूंगा कि मेरा इलेक्ट्रोड मेल्ट करे, तो उस केस में मेरे को उस इलेक्ट्रोड को रिवर्स पोलैरिटी देनी पड़ेगी, उस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर ज्यादा हीट आएगी। वो आएगी तभी भाई साहब वो मेल्ट करेगा। ठीक है, ये मेल्ट करेगा ज्यादा के ज्यादा और मेरा उसके अंदर फ्यूज होता रहेगा, जो दो अपने पार्ट्स हैं उसके अंदर, और मेरी वेल्डिंग होती रहेगी। ठीक है, तो इसके भी कुछ अपने एडवांटेज हैं, इसके भी कुछ अपने एडवांटेज हैं, बेसिकली एप्लीकेशन अलग अलग है। यहां पर मैं चाहता हूं कि मेरा इलेक्ट्रोड ना कंज्यूम हो, यहां पे मैं चाहता हूं कंज्यूम हो। अब ऐसा क्यों और कहां? आप खुद सोचिए कि भाई साहब जब मेरे पास कोई ऐसी प्लेट है, कोई ऐसा मटेरियल है जो बहुत मोटा है, थिक है। अब जब मेरे पास कोई चीजें हैं ही थिक, जिसको मैंने ज्वाइन करनी है मोटी इस तरीके से, ठीक है, तो जब मेरे पास थिक मटेरियल है, मेरे को थिक प्लेट्स को ज्वाइन करना है, तो भाई साहब मैं इससे कर ही नहीं सकता ना, मेरे को यही यूज करनी पड़ेगी। मेरे पास बहुत मोटी इस तरीके से प्लेट्स हैं मेरे को जिनको ज्वाइन करना है। अब मेरे को जहां पर वेल्ड ज्वाइंट लगाना है या बेसिकली थिक प्लेट्स को ज्वाइन करना है, तो मेरा भाई साहब क्या होना चाहिए, मेरी अगर वो प्लेट्स थिक हैं तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा इस पार्ट को मेल्ट करना है ना। अदरवाइज मैं उसकी प्लेटों की मैं ज्वाइनिंग कैसे करूंगा? मेरे को मेल्ट करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मैं मेल्टिंग करूंगा उसको और उसमें वेल्डिंग डालूंगा। ठीक है ना? तो जब मेरे पास एप्लीकेशन ही ऐसी है कि मेरे को थिक पार्ट्स को वेल्ड करना है, ज्वाइन करना है बेसिकली, तो मेरे को वहां पर ज्यादा हीट या करंट देना पड़ेगा भाई साहब, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मेरे को, तभी तो वो मेल्ट होंगे। अब मेरे पास ऑन द अदर हैंड मेरे पास एल्यूमिनियम की प्लेट्स हैं, शीट्स हैं, बेसिकली पतली थिन प्लेट्स हैं। मेरे को पता है कि यार मेरे को पतली प्लेट्स हैं, थिन प्लेट्स हैं, मैं अगर वहां पर कम भी अपनी एनर्जी सप्लाई करूं यहाँ पर बेस मटेरियल पे, मेरा काम तब भी, मेरी वेल्डिंग तब भी हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास वो चीज ही पतली है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। इफ यू वांट टू बेसिकली ज्वाइन थिकर सेक्शन, थिकर पार्ट्स, सो वो बट ऑब्वियस है कि वो आप रिवर्स पोलैरिटी से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी ज्यादा। जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो इतनी मोटी प्लेटों को आप वेल्ड करोगे कैसे वहां पे? उसके लिए आपको ये पोलैरिटी चाहिए। ठीक है, और जब पतली प्लेट्स हैं, पतले सेक्शंस हैं, तब वहां पर आप तब आप ये नहीं यूज कर सकते। क्यों? जब आप ये यूज करोगे, पतली प्लेट्स हैं, ठीक है, आपने यहां पर ये पोलैरिटी यूज कर ली, ठीक है जी, आपने कहा मैं तो यार मेरी मर्जी है, मैं तो स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करूंगा, मेरे को थिन हो चाहे कोई हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया? थिन प्लेट्स थी, थिन सेक्शन से आपने ज्वाइन करने के लिए क्या करा कि भाई उसके ऊपर हीट प्रोड्यूस, स्ट्रेट पोलैरिटी यूज कर ली। स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करी तो वो क्या था, वहां स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते ही आपका बेस मटेरियल जो है, जिसको आपने पतला जो शीट्स हैं जिनको आपने वेल्ड करना है या ज्वाइन करना है, वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी ज्यादा। जब हीट प्रोड्यूस होगी ज्यादा तो उसने वेल्ड करने के बजाय उसमें होल कर देगा वो। ठीक है, क्योंकि वहां पे हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, पतली सी शीट्स हैं आपकी, उसको वेल्ड क्या करोगे? वो तो उसमें गली कर देगा, होल कर देगा। सो द पॉइंट इज, depending upon the application what you want, the type of polarity is basically is to be chosen। अब मेरे को थिकर सेक्शन को वेल्ड करना है तो मैं ये चीज नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो वेल्डिंग नहीं होंगे। अगर मेरे को थिन सेक्शंस को वेल्ड करना है तो मैं ये नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो उसमें होल कर देगा। सो अकॉर्डिंगली इसलिए दो अलग अलग पोलैरिटीज बनाई गई हैं कि भाई साहब मुझे चाहिए क्या। इफ आई वांट दिस तो ये, दिस तो ये। ठीक है, सो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं और ये अभी हम लिखते भी हैं। प्लस एक चीज और, इसका एक आधा पॉइंट मैं आपको बताता हूं।
इसमें जो है हम वेल्डिंग में, अभी मैं ये सारे पॉइंट्स अभी हम लिखेंगे एक एक करके। आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट विद यू सो दैट वो एक फ्लो में अच्छे से चले। नाउ द अनदर पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू हियर इज कि भाई आप खुद मेरे को बताइए कि जब मेरे पास ये वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं हो रहा या मिनिमम हो रहा है तो मैं ऐसी वेल्डिंग को बोलता हूं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। मान लो कि बहुत कम हो रहा है कि इलेक्ट्रोड का कुछ वो ना के बराबर है, तो मैं ऐसी वेल्डिंग वहां पर इनको बोलता हूं कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब है कि वहां पर मेरा इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं हो रहा। और ऐसी कौन कौन सी वेल्डिंग है, आप उठा के देख लो अपनी टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग, ठीक है, या कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। मैंने आपको पहले दिन ही लिखवाया था कि भाई साहब कहां पर, आप अपना कॉपी खोल के देखना पेज, वहां पे मैंने टिग और कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में लिखवाया हुआ कि आपके इलेक्ट्रोड जो है नॉन कंज्यूमेबल है, वहां पर कंज्यूम नहीं होते। ठीक है, तब आप कहोगे कि सर ठीक है, आपने कह दिया कि भाई मैंने दो प्लेटों को वेल्ड करना है या दो पार्ट्स को, यहां पर मेरे को वेल्डिंग चाहिए। इस केस में आपने कह दिया कि सर आपका इलेक्ट्रोड तो मेल्ट कर नहीं रहा और उसमें जो है दो प्लेट्स हैं। बेसिकली वेल्डिंग होती कैसे है, जब आप किसी भी दो सेक्शन को वेल्ड करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज मेल्ट करके हम उसके अंदर जाते हैं, जो खाली जगह है जिसमें हमें वेल्डिंग करनी है, उस पर्टिकुलर जॉइंट्स के बीच का जो स्पेस है उसको फिल किया जाता है किसी ना किसी मटेरियल से। जब मैं उस स्पेस को फिल करूंगा किसी ना किसी मटेरियल से, तभी तो वो ज्वाइन होगा ना, वो जुड़ेगा कैसे, उसके बीच में कुछ मटेरियल डालना पड़ेगा। ठीक है, वो या तो इलेक्ट्रोड मेल्ट करते हैं हम, या हम कोई और चीज डालते हैं। ठीक है, अब मान लो इस केस के अंदर मैंने आपको बोल दिया, आपने कहा कि सर ये वाले केस में आपने इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं किया, आपने कहा कि यहां पर तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा नहीं, नॉन कंज्यूमेबल आप तो वर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जब वो कंज्यूम होएगा ही नहीं सर अपना इलेक्ट्रोड, तो आप वेल्डिंग करोगे कैसे, आप क्या डालोगे इसके अंदर। भाई आपको वेल्डिंग तो करनी है ना, आपने उठा के इलेक्ट्रोड तो बोल दिया नॉन कंज्यूमेबल है, तो उसके उस स्पेस के अंदर फिर मटेरियल क्या जाएगा, वेल्डिंग करोगे कैसे। वहां ऐसे केसेस के अंदर हम यूज करते हैं फिलर रॉड का, एक सेपरेट फिलर रॉड का यूज करते हैं हम। ये फिलर रॉड क्या है या फिलर क्या चीज है ये हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली फिलर का मतलब है कि जो मटेरियल के अंदर सेक्शंस के अंदर फिल हो जाए। इलेक्ट्रोड भी फिल होता है और फिलर भी फिल होता है। इलेक्ट्रोड और फिलर में डिफरेंस क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। यहां पर हमें सेपरेट फिलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो ज्वाइन करे। भाई मेरे को वेल्डिंग तो करनी है ना, ये मेरा मेल्ट हो नहीं रहा, तो मैं जो ज्वाइनिंग वाले जो दो मेरे पार्ट्स है उसमें मैं डालूंगा क्या, उसमें मुझे कुछ डालना पड़ेगा मेल्ट करके, तभी तो वो पार्ट्स ज्वाइन होंगे। सो इसमें बेसिकली हम फिलर रॉड का सेपरेट से यूज करते हैं। अब इस केस के अंदर आप मेरे को खुद बताओ कि भाई मैंने कहा कि भाई आपके पास इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का मतलब ये है कि मेरी काफी मैक्सिमम हीट जो है जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है जी, यानी कि जिस पार्ट के ऊपर मैक्सिमम हीट जनरेट होती है वो पार्ट ज्यादा मेल्ट करता है। ठीक है जी, ये ज्यादा मेल्ट करेगा, जब ये ज्यादा मेल्ट कर ही रहा है तो मेरे को अलग से फिलर और डालने की जरूरत क्या है भाई साहब, मेरे को तो वेल्डिंग में यही काम कर देगा। आप जो नॉर्मल वेल्डिंग देखते हैं जिसमें आप उसमें बंदे ने होल्डर पकड़ा होता है अपना इलेक्ट्रोड का, जिसमें इलेक्ट्रोड रॉड की फॉर्म में डला होता है, तो वो क्या होता है, वो जब वेल्डिंग कर रहा होता है वो आपका सारा का सारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम ही तो हो रहा है। तो ऐसी पोलैरिटीज को हम बोलते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, जहां पर आपका इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है। आपको जब वो खुद ही कंज्यूम हो रहा है आपको अलग से फिलर रॉड डालने की जरूरत क्या है। ठीक है ना, यू जस्ट नीड टू ज्वाइन दोस टू पर्टिकुलर पार्ट्स। if they are joining by this means only, why there is a need to basically add another material, are you getting my point। so ये इसके कुछ differences हैं कि भाई स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है। अब मुझे बताओ कि किसी को, और एक चीज और है इसमें, वो मैं आपको अभी पॉइंट्स लिखवाता हूं, मैं पॉइंट्स लिखवाता हूं फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट। अभी पूछो कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में किसी को डाउट है। हाँ जी संजय जी, अब आपकी बारी है। संजय ही नाम था ना अपना, ठीक है, संजय हो या किसी और को भी डाउट हो तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब पूछिए क्या पूछना है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जो अभी तक हमने डिस्कस की है, इसी पार्ट से। इसके कुछ जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो मैं भी लिखवाऊंगा, बट अभी तक इसमें ओवरऑल अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए।
ओके गुड संजय। और किसी को कोई डाउट है? नहीं तो फिर आगे चले। सो ये कुछ पॉइंट्स है इसके, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके फाइन। सो नाउ अगेन बिल्कुल बिल्कुल यार संजय, जस्ट कीप पेशेंस, हैव पेशेंस, आई विल मेक यू राइट ईच एंड एवरी सिंगल बिट ऑफ थिंग। बस आने दीजिए चीजों को अपनी तरफ, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। जस्ट जो यहां मैं खड़ा हूं, आई नो मैं आपको सब लिखवाऊंगा, नीड नॉट टू वरी, जस्ट आप बैठिए बस, ठीक है, एंजॉय कीजिए, ठीक है। सो द पॉइंट इज, अब आ जाओ इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। ये वही टेबल कंटिन्यू चल रहा है और चलेगा, ठीक है। वो बीच में आगे थे तो कुछ पॉइंट्स थे तो वो मैंने लिखवाए थे, एल्स वाइज ये भी वही टेबल चल रहा है। ये स्ट्रेट पोलैरिटी है, वो रिवर्स पोलैरिटी है। सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। जहां पर आपका इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूम नहीं हो रहा या मिनिमम हो रहा है। एग्जांपल्स संजय, एग्जांपल आ गए, यू कैन सी दैट। So some of the examples are, number one, क्या एग्जांपल है इसका? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग टिग। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको पहले लिखवा रखी है फर्स्ट लेक्चर में सभी की। नेक्स्ट इज कार्बन आर्क वेल्डिंग, चलो CAW लिख देते हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आराम से फिर से बोल रहा हूं, लिख सकते हैं हम। कार्बन आर्क वेल्डिंग, CAW, okay. So these two are the examples of non-consumable। अब इसमें आ जाओ, सेकंड पॉइंट इज, इसको बोलते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। इलेक्ट्रोड वेल्डिंग कि जहां पर आपका इलेक्ट्रोड जो है वो कम हो रहा है, वो होगा भी क्योंकि उसके ऊपर 2/3 हीट जनरेट हो रही है। वो क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, if I talk about the example of this particular thing, okay, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आएंगे। सबसे पहला एग्जांपल आता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG, जिसको हमने बोला था, याद होगा अगर आपको। सेकंड आ जाता है आपका शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW। ये भी हमने डेफिनेशन पूरी देखी थी, सबके सब वर्डिंग्स लिखे हुए हैं, अगर रिवाइज नहीं किया तो पिछली कॉपी खोल के देखना। तीसरी थी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, SAW 100। ये सारे के सारे एग्जांपल जो है आपके, इसमें आपका इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम होगा। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच यू गाइस वर सेइंग, ठीक है। सो ये आपके नॉन कंज्यूमेबल के एग्जांपल्स हैं और वो कंज्यूमेबल के। अनदर डिफरेंस, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि टू वेल्ड थिक प्लेट्स को, जहां पर मेरे को वेल्डिंग करनी है, थिक पार्ट्स को लिख लो, थिक प्लेट्स को लिख लो, वहां पर मैं ये वाला सिस्टम यूज करूंगा क्योंकि मेरी ज्यादा से ज्यादा हीट जो है मेरी बेसिकली बेस मटेरियल पे ही होनी है, इस प्लेट पे ही होनी है, तभी मेरे पास वो थिक सेक्शंस ज्वाइन होंगे। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, और
जो मेरा मटेरियल है, बेस मटेरियल, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो हायर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता है क्या होती है, मैंने हीट ट्रांसफर आपको पढ़ाया है अच्छे से, एक एक चीज उसके अंदर हमने डिस्कस की थी कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जिसकी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है, पता है मेरा वहां हीट एक सेकंड में वो कर लेगा अपना सिस्टम। हायर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल अगर है वहां पर, या ऐसे कह लूं कि जो जिनकी थिकनेस ज्यादा है, जो जो थिक प्लेट्स हैं, थिक सेक्शंस हैं, हायर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल। ये दो अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट है तो मैं इस वाले सेक्शन पे जाऊंगा। ईदर आई हैव दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन और आई हैव दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, आई गो विद स्ट्रेट पोलैरिटी। इसमें थर्ड पॉइंट आएगा कि मेरे पास इफ आई वांट टू वेल्ड थिन सेक्शंस, तो वेल्ड थिन प्लेट्स लिख लो, जैसे एल्यूमिनियम की थिन शीट्स हैं, एग्जांपल भी दे दिया। अब उसके लिए वेल्डिंग करनी है, कोई और करनी है, तो मैं ये नहीं यूज करूंगा ना, तो वेल्ड थिन प्लेट्स, ठीक है, या फिर और लोअर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल, यहां पर मेरे हैं, मैं वहां पर ये वाली पोलैरिटी यूज करूंगा। ठीक है, सो अगेन वी हैव थिन प्लेट्स, लोअर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल, आई विल गो विद दिस सेक्शन। ओके, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेरे गेट के पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, या जब मतलब मैंने गेट दिया था उस टाइम पर मैं जब तैयारी करता था, वैसे अभी तो ये जेई की क्लासेस लग रही हैं, बट मैं जो आपको करवाता हूं उसका लेवल अच्छा ही होता है। ये कंसेप्ट जो मैं आपको कराता हूं इसमें ओनली जेई नहीं है, ठीक है, इसमें जेई तो बड़े आराम से कवर हो जाता है, मतलब फोकस मेरा जेई है। डेफिनेटली मैं उसी के क्वेश्चंस के हिसाब से भी चलता हूं कि कितना आसानी से या किस लेवल तक का वो क्वेश्चन पूछता है, बट पॉइंट्स में सारे कवर करता हूं, कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि ये पॉइंट सिर्फ गेट के लिए है तो ये तब पढ़ना, वो इस पेपर में भी किसी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारी पॉइंट्स कवर करता होता हूं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लो मेरा एक मटेरियल है, सॉरी, इस तरीके का, ये मेरे पास थिक सेक्शन है। अब मैंने खुद ही बोला कि मेरे को थिक प्लेट को वेल्ड करना है, मैंने थिक उठा ली। अब जब मैंने थिक उठाई है तो अब खुद सोचो, मैंने आपको क्या बोला है कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा हीट इसमें कहां प्रोड्यूस होगी, इसी पर्टिकुलर बेस मटेरियल के ऊपर। अब जब चीज ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, मेल्टिंग हो रही है वहां पर, तो जो आपका वेल्ड बनेगा, जो वेल्ड ज्वाइंट बनेगा बेसिकली, वो आपका डीप बनेगा। इस तरीके से आपको बना के दिखाता हूं, इट्स मोर लाइक ये समथिंग लाइक दैट। ये आपका, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो आपका बन रहा है, जो ज्वाइंट बनेगा वेल्ड ज्वाइंट, ये क्या है, एक तो बन रहा है आपका डीप, डेप्थ देखो इसकी। अगर आपने कोई थिक सेक्शन को वेल्ड करना है तो आपको डेप्थ देखो कितना वेल्डिंग, इतनी डेप्थ के लिए आपको यहां पर ऑब्वियस सी बात है हीट तो ज्यादा चाहिए ही होगी ना, तभी तो आप इतने सेक्शन तक जाके उसकी वेल्डिंग कर पाओगे, उसको ज्वाइंट मार पाओगे ज्वाइंट। अगर आपको और यही पोलैरिटी अगर आप थिन प्लेट में यूज कर दो, वो तो उसको उसमें होल कर देगा। सो यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका जो वेल्ड ज्वाइंट बनता है, वेल्डेड ज्वाइंट बनता है, वो डीप एंड नैरो ज्वाइंट, नैरो वेल्ड ज्वाइंट। ये डायग्राम ये मेरे डायरेक्टली ऐसे लिख देता था, वो क्या करता था, मेरे को आज भी याद है, वो 4 ऑप्शन देता था या 3 ऑप्शन देता था,
हाँ, उसमें ये डायग्राम बना के देता था। एक में ये वेल्ड बीड जो बन रही है, इसको वेल्ड बीड बोलते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, या वेल्ड जॉइंट बोलते हैं। एक ये डीप है, गहरी, मतलब डेप्थ देखो इसकी इतनी गहरी, और पतली, नैरो। ये वर्ड्स याद रखना है। डीप का मतलब डेप्थ, हायर डेप्थ। अगर आप ये देखिए, ये डेप्थ देखो इसकी कितनी है, एक सेकंड, इसकी ये डेप्थ देखो आप, दिस इज द डेप्थ। दिस इज द डेप्थ, एंड ये जो मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं, सॉरी, ये सॉरी ये देखो, डीप मतलब डेप्थ। मैं अगला वर्ड यूज कर रहा हूं, नैरो। वेल्ड जॉइंट, विड्थ देखो इसकी, नैरो, पतला है, ज्यादा इतना लंबा नहीं है, लेकिन गहरा ज्यादा है। तो इसलिए जो इसका जो जॉइंट जाएगा, बनेगा कौन सा? पहली बात तो ये है डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई नहीं है, पहले तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट पोलैरिटी है। स्ट्रेट पोलैरिटी में देखो बीड कैसी बनती है, जिसकी डेप्थ ज्यादा है। अब वो शेप कई बार पेपर में अगर मान लो डायग्राम देता भी है, तो जरूरी नहीं शेप ऐसी हो, ऐसे भी बना के दे सकता है वेल्ड बीड की। ये लो, अपने को तो ये देखना है कि भाई साहब अगर तीन ऑप्शन आ गए कि ये डीसी ईएन है, स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, एसी का ग्राफ है, इसका जो बेल्ट बीड बनेगी वो सबसे ज्यादा वो गहरी बनेगी इस तरीके से, ठीक है। और जो आपकी ये बनेगी, इसकी इसकी बिल्कुल ही ऐसी बनेगी, देखना भी बना के दिखाता हूं, बिल्कुल छोटी सी। और एसी की आएगी वो इसके और इसके बीच में आएगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता था मेरे। अब वो वही बंदा कर सकता है जिसको इसका कंसेप्ट पता है कि भाई मैं अगर स्ट्रेट पोलैरिटी यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को पता है स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब है कि मेरी हीट जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होनी है वर्कपीस के ऊपर या बेस मटेरियल के ऊपर। तो जहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस है वहां पर डेप्थ ज्यादा आएगी। तो वो शेप कंसेप्ट के बेस पे मेरे को शेप पता चलती थी। तो यहाँ पर जो वेल्डेड जॉइंट बनेगा वो डीप एंड नैरो वेल्ड जॉइंट बनेगा, ठीक है। वेयर एज इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं आपका यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देता हूं कि भैया जो आपका वेल्ड जॉइंट है डीप और नैरो बनेगा। इफ आई गो विद दिस पर्टिकुलर केस, you will see, सॉरी, मैं सबसे पहली बात तो यहां पर प्लेट उठाऊंगा, वो थिन नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी एप्लीकेशन ही यही है। अब मुझे पता है कि यहां पर जो मेरा वेल्ड बीड बनेगी या जॉइंट बनेगा, वो बनेगा इस तरीके का, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा, ये देखो, ये है मेरी वेल्डिंग यहाँ पे, ठीक है। इसका इसका जो जॉइंट बनता है, इसकी देखो, इसके लिए जो मैं वर्डिंग यूज करूंगा, मैं बोलूंगा वाइड, विड्थ देखो ज्यादा है, चौड़ा, ठीक है, एंड शैलो, वाइड एंड शैलो वेल्ड जॉइंट। यहां पर अगर मैं आपको इसकी विड्थ दिखाऊं तो ये देखो आप, ये चौड़ा है एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर थिंग। और डायग्राम में अगर नहीं भी दिख रहा तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो चौड़ा होगा नहीं। बट द थिंग इज कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर थिंग ओके। इस केस के अंदर आपका विड्थ देखो, ये है जी विड्थ इसकी, चौड़ाई, ये तो चलो थोड़ी सी है, मतलब अदरवाइज उसके अंदर जो वेल्ड बनेगा ऐसे लेटा हुआ, बेल शेप्ड, इस तरीके से। वाइड मतलब विड्थ इसकी ज्यादा है, शैलो, शैलो का मतलब होता है कम गहरा, डीप का मतलब होता है बहुत डूंगा गहरा, डेप्थ तक, ठीक है। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तब आप डेप्थ की बात करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, कि मैं जितना ज्यादा डीप जाता हूं पानी में या कहीं और, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतना ही बढ़ता रहता है। तो वहां पर आप डेप्थ की बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल था आपको सिर्फ डेप्थ का मतलब समझाने के लिए। डेप्थ का मतलब गहराई, नैरो तो आप समझ गए कि विड्थ कम है, वाइड का मतलब विड्थ ज्यादा है, शैलो का मतलब है कम गहरा है। हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो।
सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो जॉइंट बनेंगे वो आपके वाइड एंड शैलो जॉइंट बनेंगे। ठीक है जी। अनदर इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है इस पेज का, इस पर्टिकुलर जस्ट अ मिनट। जो इसका एक और डिफरेंस है, सिंगल लास्ट पड़ा है, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट पोलैरिटी की, ठीक है। सो वही पॉइंट मैंने यहां पर लिखना है, पहले मैं लिख देता हूं। द फिफ्थ पॉइंट इज कि इलेक्ट्रोड का कंजम्पशन या एक और टर्म यूज करूंगा, इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन किसके ऊपर, ऑन वर्कपीस या बेस मटेरियल, जो भी आप यूज कर रहे हो, बेस मटेरियल ही लिख लेते हैं। मटेरियल विल बी लोअर। अभी मैंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। मैंने लिखा है कि भाई साहब अगर मेरे पास पोलैरिटी है स्ट्रेट पोलैरिटी, मींस मेरा वहां पर इलेक्ट्रोड जो है कम कंज्यूम होता है, वही लिखा है इलेक्ट्रोड कंजम्पशन, इसको भूल जाओ, इलेक्ट्रोड कंजम्पशन विल बी लोअर। ये तो हमने सेकंड पॉइंट ही पढ़ लिया था, लेकिन इसके साथ एक पॉइंट मैंने ऐड किया है कि भाई इलेक्ट्रोड की डिपोजिशन, जब मैंने वर्ड यूज कर दिया ना डिपोजिशन, मतलब कि वो मेल्ट होके वर्कपीस के ऊपर कितना डिपॉजिट हो रहा है। भाई कोई चीज मेल्ट होगी तभी तो डिपॉजिट होगी किसी के ऊपर। अब जब केस ही स्ट्रेट पोलैरिटी का है तो पहली बात हमें ये तो पता है कि कंजप्शन उसकी कम हो ही रही है, जब कम कंज्यूम हो रहा है तो डिपॉजिट भी कम होगा बेस मटेरियल के ऊपर। तो यही पॉइंट को मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रोड कंजम्पशन या फिर इलेक्ट्रोड की डिपोजिशन किसके ऊपर, बेस मटेरियल के ऊपर, इस केस के अंदर कम रहेगी। वेयरएज अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोड कंजम्पशन या वही इलेक्ट्रोड की डिपोजिशन इस केस में ज्यादा रहेगी। डिपोजिशन किसके ऊपर, बेस मटेरियल के ऊपर। मटेरियल विल बी हायर। So this was the point. Another important point I want to discuss with you कि भैया ये जो है और ये जो है ये क्या है, कम, सॉरी, अगर ये केस है आपका, लेकिन अगर केस ये है तो ये जो है और ये जो है ये है ज्यादा आपका, ठीक है ना। सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। नाउ यू कैन आस्क मी कि भैया हमने जितने पॉइंट्स किए हैं या हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि सर हमें जो है ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया या पोलैरिटीज में कोई डिफिकल्टी आई है, अब पूछो, क्योंकि ये बड़ा बेस था यार आपको पोलैरिटीज का बताना कि भाई स्ट्रेट पोलैरिटी क्या है, रिवर्स पोलैरिटी क्या है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव,
किस में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, किस में कम होती है, और ज्यादा होती है तो क्यों हमने ज्यादा रखी है, क्या एप्लीकेशन है, किस में वेल्ड जॉइंट कैसे बनता है, कौन सी थिक प्लेट के लिए, कौन में किस में इलेक्ट्रोड ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, नाउ यू टेल मी इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, संजय को कोई डाउट नहीं, एनीवन एल्स? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अब एक तो ये तो हमने कर लिया कि भाई डीसी के बारे में हमने पढ़ लिया कि डायरेक्ट करंट क्या हो, डीसी की दोनों बातें देख ली, पॉजिटिव नेगेटिव ये वो, पोलैरिटीज की वो देख ली। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एसी की। ठीक है, कि भाई एसी जो है, एसी वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय एसी वेल्डिंग, हल्का सा देख लेते हैं और उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक इज कि भाई एसी वेल्डिंग के अंदर अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग में कुछ पॉइंट्स हैं, बस मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा, ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग। ठीक है, मैं वही अगर साइकिल इसकी दोबारा बनाऊं, ओके, so this is a cycle of alternating current, this is positive, this is negative। ये एक कंप्लीट साइकिल है, वन कंप्लीट साइकिल। इसमें क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे नाम दिया ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि वो करंट जो है ऑल्टर कर रहा है, वेरी कर रहा है हर थोड़ी देर बाद। कभी वो पॉजिटिव उसके में पोलैरिटी आती है, कभी नेगेटिव पोलैरिटी आती है। इसका मतलब क्या है कि कभी तो भाई साहब आपका, अगर मैं बनाऊं यहां पे शेप, अगर ये पार्ट खत्म हो गया, दिस इज डिफरेंट पार्ट। ठीक है, नाउ इफ आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इसमें एक वर्कपीस है और एक आपका बेस मटेरियल है। तो अब आपका मान लो ये पर्टिकुलर साइकिल चल रहा था, इस पर्टिकुलर साइकिल में आपका इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव पे है और वर्कपीस आपका नेगेटिव पे है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, डीसीईपी, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, डीसीईपी। ये कौन सी पोलैरिटी होगी, ये आपकी होगी भैया रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए आपका ये चल रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है। एग्जांपल के तौर पे मान लो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, इस केस में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया और कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, और अगर दूसरा जैसे ही इसने ये वाला क्रॉस किया, यहां पर आया, उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये मान लो इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया, ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं बात करूं तो ये रिवर्स पोलैरिटी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको डीसीईपी और ये सब ना लिख के आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि यहां पर जो है एज सच वर्डिंग सम स्टेट और रिवर्स पोलैरिटी नहीं यूज करते। वो स्टेट और रिवर्स पोलैरिटी का मतलब ये है, वो डेफिनेशन वही थी कि पूरी की पूरी साइकिल के अंदर वो है या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये आपको समझाने के लिए था कि भाई थोड़ी सी देर के लिए वो ये हो गया, थोड़ी देर सी देर के लिए मतलब स्ट्रेट रिवर्स पोलैरिटी की तरह बिहेव कर रहा है, थोड़ी सी देर के लिए वो स्ट्रेट पोलैरिटी की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट। सो अब यहां पर अगर एक दो पॉइंट्स मेरे को लिखवाने हैं, सो आई विल मेक यू राइट 2 points only, which I think okay, I'll move on next page only। ठीक है, सो दो एक पॉइंट्स हैं, ज्यादा नहीं, रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिंग करंट या वेल्डिंग की बात कर लें। सो द फर्स्ट पॉइंट इसका यही है कि इट इज सुटेबल फॉर
both consumable and non-consumable electrode welding. Consumable and non-consumable electrode welding. Consumable electrode welding. Now the point is, मैंने लिखा है कि इट इज सुटेबल फॉर कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल. ये बेस्ट नहीं है, बेस्ट तो डीसी रहेगी. ये तो भैया ठीक है, काम चलाना है, मतलब लिखने के लिए लिख दिया कि भी ठीक है, इसके लिए भी है और उसके लिए भी है, क्योंकि वो प्रोसेस ही वैसे कर रहा है, आधा उधर चल रहा है आधा इधर चल रहा है, तो वो दोनों को कैटर करता है, दोनों की एडवांटेजेस को. लेकिन वो सूटेबल है, बेस्ट नहीं है. ऐसा नहीं है बेस्ट तो डीसी रहेगा, क्योंकि डीसी ने जो काम करना है वो किसी ने नहीं करना. क्यों? क्योंकि उसने पूरे पूरे साइकिल के अंदर मान लो मेरे को थिक सेक्शंस का करना है, तो अब थिक सेक्शन करना है मेरे को, मान लो तो मैं अगर ये लगा दूं, कभी वो पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, तो थिक प्लेट पे कभी ज्यादा हीट आ रही है कभी कम आ रही है, या कुछ और हो रहा है ना, या बार बार चेंज हो रहा है बेसिकली, तो वो आ नहीं पाती बात. तो इसलिए सिर्फ वर्ड सूटेबल यूज किया गया. ठीक है. द सेकंड पॉइंट इज, अब जो ये थंब रूल था कि भाई साहब 66% या मैं कह लूं 2/3 पार्ट जो है टोटल हीट जनरेशन का, जब वेल्डिंग के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है उसका टोटल हीट का 2/3 पार्ट जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाता था. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, कभी वो पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, तो 50-50 सिस्टम है, इसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि 2/3 और वो 1/3 का. ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस 50% it produces heat. कहां पे? 50% एनोड पे, 50% ऑन पॉजिटिव एनोड. आपको पता है ना, पॉजिटिव मैंने बताया था, और बाकी रिमेनिंग 50% कैथोड पे. या एनोड कैथोड मैंने वर्ड भी यूज कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. नथिंग है. ठीक है, एक पॉइंट और है इसका, मैं लिख देता हूं पहले फिर समझाता हूं. कैथोड की क्लीनिंग, जब हमें कैथोड को क्लीन करना है, एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल में कौन कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. अभी बताता हूं मैं क्या लिख रहा हूं. जस्ट I'll make you write. I'll show you कि मैं क्या कर रहा हूं. दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट वाली जो स्टाइल है वो हम कैथोड की क्लीनिंग में भी यूज करते हैं. अब वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूं. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, अभी क्या है, ओके. नाउ इसको एक और वर्ड यूज कर देते हैं हम. ये इसके एग्जांपल हैं, एंड द अदर वर्ड यूज इज सरफेस क्लीनिंग. सॉरी, सरफेस क्लीनिंग, इसी का ही दूसरा नाम. ठीक है, अभी क्या है, आप कभी भी देखना, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में सारा कुछ.
जब भी आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो जो वेल्ड जॉइंट बनता है ना, जो वेल्डिंग बहुत हाई जो है आपका मोल्टर मेटल जो है उसके अंदर जो मेल्ट कर रहा है, बेसिकली सॉरी मोल्टर मेटल वर्ड यूज कर दिया, आपका जो फिलर रॉड है या बेसिकली इलेक्ट्रोड जो उसके अंदर जो मेल्ट कर रहा है, जो उसके अंदर फिल कर रहा है, वो उसका क्या होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है काफी, ठीक है। और अगर उस दौरान पे वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो वो ऑक्साइड की लेयर बना लेता है ऊपर। तो जब ऑक्साइड की लेयर बन जाती है वो बड़ी दिक्कत करती है वेल्डिंग में, वो वेल्डिंग होने नहीं देती। अब मान लो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मैं वेल्डिंग करना चाहता हूं, ये मेरे पास का वो है पार्ट है जिसको मैंने वेल्ड करना है, तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर क्या है, इधर देखो, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ने पहले ही अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना के रखी हुई है। इधर देखो, जब उसने पहले ही ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बनी हुई है, ये ऊपर वाली जो अलग से मैंने सेक्शन बनाया है ये उसकी ऑक्साइड की लेयर है। अब एसी करंट की बात चल रही है जी, मैंने इस सिस्टम को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और ये वर्कपीस नेगेटिव हो गया। तो होगा क्या कि जब वो पॉजिटिव साइकिल आएगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड आएगा, नीचे वाली साइकिल में आएगा, आपका ये चीज नेगेटिव हो जाएगी वर्कपीस। अब आपको पता है ये चीज नेगेटिव है, ठीक है, तो होगा क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, नेगेटिव टर्मिनल में से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इसको अगर मैं पॉजिटिव निकाल दूंगा फिर नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसको मैंने नेगेटिव बनाया जानबूझ के, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया मैंने, तभी तो एल्यूमिनियम के लिए मेरे को रिवर्स पोलैरिटी में यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वर्कपीस नेगेटिव। अब वर्कपीस को मैंने नेगेटिव बना के रखा हुआ है, एसी चल रहा है, एसी करंट है, मान लो एसी करंट की बात कर रहा हूं, बीच में पॉजिटिव आया बीच में नेगेटिव आया, जब यहां पर ये आया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव पार्ट बना, नेगेटिव बना, तो इसने क्या करा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, ये बाहर निकालेगा, क्योंकि नेगेटिव जब पार्ट बनता है तो नेगेटिव में से हमेशा नेगेटिव पार्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो जो एल्यूमिनियम की लेयर मेरे को वेल्ड करनी थी, वो ऑलरेडी उसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमी हुई है जो उसको वेल्डिंग होने में दिक्कत कर रही है, इस ऑक्साइड की लेयर के चलते वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो भाई साहब मैं चाहता हूं कि इसकी ऑक्साइड की लेयर टूट जाए या इसका सरफेस साफ हो जाए, कैथोड की क्लीनिंग हो जाए या सरफेस की क्लीनिंग हो जाए एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के पार्ट में, इसलिए मैं इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देता हूं। तो एसी के टाइम पे जब नेगेटिव टर्मिनल वाली साइकिल आएगी, हाफ साइकिल, उस टाइम पर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के एकदम से इस लेयर को देंगे तोड़, ऑक्साइड की लेयर टूट जाएगी, ठीक है, और नया जो फ्रेश एल्यूमिनियम है, जो क्लीनिंग जो शाइन वाला एल्यूमिनियम पार्ट है वो एक्सपोज हो जाएगा और वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये जो मेरा कैथोड वाला पार्ट है, ठीक है, इसकी मैंने कर दी क्लीनिंग, या मैंने और क्या कर दिया, सरफेस की कर दी भाई साहब क्लीनिंग। कैसे केसेस में, इसमें ये आपके सामने डायग्राम है। मुझे बताइए किसी को कोई डाउट है तो हम ये पार्ट दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बीच में एक पॉइंट और भी आएगा, वो मैं आपसे लिखवाता हूं, मैं भूल गया। Anybody has any particular doubt in ये कि कैथोड क्लीनिंग का क्या मतलब है या सरफेस क्लीनिंग का क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें और है, ये मैं आपको ना बहुत अच्छे से और क्लैरिटी और बड़े आराम से चलते हुए हम चल रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि पोलैरिटी का मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है, किसके लिए क्यों यूज करते हैं, क्यों दो अलग अलग नाम दिए गए हैं, क्या किसकी एप्लीकेशन है। सो इसलिए आपको आज ये सारे पॉइंट्स मैंने एक एक करके क्लियर किए हैं। द फोर्थ पॉइंट आई विल मेंशन ओवर हियर ओनली, यहीं पर ही मैं लिख देता हूं, इस बॉक्स में। द फोर्थ पॉइंट इज कि इफ यू आर यूजिंग एसी, ये मेरे को पहले लिखवा देना चाहिए था, आपके पास कोई फिक्स्ड पोलैरिटी नहीं है, देयर इज नो फिक्स्ड पोलैरिटी, समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, sometimes it is negative, no fixed polarity in
ऑल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग। कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं है आपके पास। जब भैया मेरे पास फिक्स पोलैरिटी नहीं है तो मेरी उसकी एप्लीकेशन भी उसी तरीके से चलती है। सॉरी, अब आप खुद सोचो कि नो फिक्स पोलैरिटी, ठीक है। अब इस केस के अंदर जो वेल्डेड जॉइंट बनेगा वो आप खुद देखिए। अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं वेल्डिंग उसकी, तो मैं अगर मान लो ये एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं अगर आपको यहाँ पे बीट बना के दिखाऊं, वेल्ड जॉइंट बना के दिखाऊं, तो ये जो है इस तरीके का ये बन गया भैया स्ट्रेट पोलैरिटी के लिए डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ठीक है। इधर बन गया भाई साहब ये लो, ये हो गया इस तरीके का, किसके लिए? रिवर्स पोलैरिटी के लिए। और जो इनके बीच का आएगा ना ऐसे का, या जो भी आएगा जो इनके बीच का है, मान लो इस तरीके से, जो ना ज्यादा गहरा हो ना ज्यादा चौड़ा हो, इस तरीके से, सॉरी की शेप जो है ऐसा डिफाइन नहीं है, ठीक है। गहरा भी ज्यादा नहीं है, चौड़ा भी ज्यादा नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। दिस इज डीसी ईपी, दिस इज ईएन, दिस इज एसी। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, आपको हाइट से ही पता चल जाएगा, शेप उसने कैसे मर्जी दी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसकी बात करूं अगर मैं एक बार मैं आपको फिर से लेके चलूं, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। इसमें स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी की हमने बात करी, एंड डेफिनेटली मैंने बात यहाँ पे जो करी है वो मैंने बात करी है डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट, एक में इलेक्ट्रोड को मैंने नेगेटिव दे दिया, एक में मैंने इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव दे दिया। इसमें इलेक्ट्रोड को नेगेटिव देने का कारण है क्योंकि मेरी सारी की सारी हीट प्रोड्यूस होनी है वर्कपीस के ऊपर। इसमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करने का कारण है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है, I'll say it as a consumable electrode welding. Example, TIG, carbon arc welding, MIG, submerged arc welding, shielded mag welding, ठीक है। जो चीज मेरे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है कहाँ पे ज्यादा, वर्कपीस के ऊपर, तो मैं थिक प्लेट्स को वेल्ड कर सकता हूँ, या हायर थर्मल कंडक्टिविटी। जो चीज जहां पर मेरी वेल्डिंग हो रही है मेरे को हीट ज्यादा कहाँ चाहिए, उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो मैं यहाँ थिन प्लेट्स को वेल्ड कर सकता हूँ, लोअर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल। जब मेरा थिक सेक्शन वेल्ड हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेरी हीट जो है वर्क पीस के ऊपर आ रही है, तो मेरा डेप्थ बनेगा, जो मेरा वेल्ड जॉइंट बनेगा वो डीप होगा, गहरा होगा, और नैरो होगा, पतला, ठीक है। और इस केस के अंदर भैया वही विड्थ ज्यादा, पतली प्लेट को वेल्ड करना है, शैलो कम गहरा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि भाई साफ साफ सी बात है, जब मेरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो कंज्यूम कम होगा और वर्कपीस के ऊपर डिपॉजिट भी कम होगा, वो आपके सामने है। इस केस में उल्टा हो जाएगा, हायर हो जाएगा। फिर हमने बात की कि भाई एसी करंट की। एसी करंट में हमने क्या करा कि भाई एक कंप्लीट साइकिल है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है जी। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो कभी वो पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। आपके सामने डायग्राम बना दिया इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का। आगे हमने क्या करा है, मैंने बता दिया कि दोनों के लिए हो जाएगा कंज्यूमेबल, दोनों के लिए सिर्फ सूटेबल है, बेस्ट नहीं है। 50% एनोड 50% कैथोड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कैथोड क्लीनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। क्यों? क्योंकि जब मान लो मेरे किसी भी एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की अगर मेरे पास ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, तो मेरे को उसकी ऑक्साइड को की लेयर को मेरे को क्लीन करना है, तो मैं इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूं। जैसे मैं इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा तो भाई साहब इसमें से उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और इस लेयर को रिमूव कर देंगे, तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, इसलिए उसकी कैथोड की क्लीनिंग हो जाएगी या सरफेस की क्लीनिंग हो जाएगी। एग्जांपल एल्यूमिनियम मैग्नीशियम दे दिए। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि इसमें कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं होती, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट different types of polarity which we have used
चाहे वो स्ट्रेट हो, रिवर्स हो, एसी हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसीलिए मैंने इस पर टाइम लगाया। ठीक है, सो नाउ विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 12:40 पे मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, पोलैरिटी के बाद मैंने कुछ चीजें डिस्कस करनी है आपसे। आई वांट टू डिस्कस विद यू व्हाट डू मीन बाय आर्क ब्लो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन बतानी है, फ्लक्स बताना है, फ्लक्स के फंक्शंस बताने हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, टाइप्स ऑफ कोटिंग है, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, सो आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर जल्दी से वापस आते हैं। ओके